हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मैं हूँ समता शुक्ला और जो क्लास 12th के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर में आप सभी की हेल्प कर रही हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर आपका यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 4 है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है ये जानने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि टोटल वेल बीइंग जो है, हर एस्पेक्ट में रिप्रोडक्शन की टोटल वेल बीइंग को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम किस चीज को कह सकते हैं, जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली स्ट्रांग हो और रिप्रोडक्शन से संबंधित सभी एस्पेक्ट्स के बारे में जागरूक हो, हर परेशानी के बारे में जानते हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस क्या होती हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या साधन हैं और हम इजी तौर पे कैसे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस तरीके से ट्रांसमिट होने वाली बीमारियों से हम बच सकते हैं। अगर इन सब चीजों के बारे में जागरूकता हो और व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे हम एकदम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को लेकर के अच्छा महसूस करें और अच्छा व्यवहार करें, तो ये जो पूरा टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ की कैटेगरी में आती है। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इंडिया जो है एक ऐसी कंट्री है जो 1951 से ही सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे कि फैमिली प्लानिंग और आरसीएच, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो इसके बारे में बच्चों, इनका एम क्या था? इनका एम ये था कि लोगों को जागरूक करना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ उनकी हर मायने में ठीक रहे, उसके लिए लोगों को जागरूक करना। आप सभी को पता है कि भारत देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो हमारे गांवों में निवास करती है और ऐसी जनसंख्या को जागरूक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सारी बातें बताने के लिए सरकारों को ये कार्यक्रम लॉन्च करने पड़े और जिसके लिए बहुत मैन पावर की भी जरूरत होती है। हर गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को पहुंचाना, हर गांव में चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को पहुंचाना चिकित्सा अधिकारियों के द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा, समाज सेविकाओं के द्वारा, ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन हाँ, भारत ने इसमें सफलता हासिल कर ली है। बहुत सारे ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से और पैम्फलेट्स के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई, जो किस तरीके की थी, सरकारी और गैर सरकारी दोनों संस्थानों के द्वारा ये काम किया गया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर हम समझें तो हम देखते हैं कि जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, यानी कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप सभी हैं, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के जो बच्चे हैं, उनमें सेक्स एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करना और इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करवा देना बच्चों में, ताकि किसी भी तरीके का मिथ जो है वो ना पनपने पाए और बच्चे सेक्स एजुकेशन ले करके सही तरीके से व्यवहार करना सीखें और सही तरीके से बिना किसी डर के, जब ग्रो कर रहे हो तो उस टाइम पे बिना किसी डर के जानकारी होती है किसी भी चीज की। बट तो जैसे अगर आपको एक नदी बह रही है तो नदी में अगर आपको नदी तैरना आता है पार, तो आप आराम से पार हो जाते हैं। उसी तरह से अगर आपको जानकारी है तो कहीं कोई गलती नहीं हो और बच्चे स्वस्थ तौर पे, सामाजिक, मानसिक और स्वास्थ्य के तौर पे आगे बढ़ते जाएं। तो यही इसका उद्देश्य था कि क्यों सेक्स एजुकेशन बच्चों में जरूरी थी, उसका कारण और उद्देश्य आपको बताया। अब इसके लिए जरूरी ये हो गया कि मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए बच्चों को। किस चीज से रिलेटेड? एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड उनको जानकारी दी जाए। प्रेगनेंसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाए, जिसमें गर्भावस्था, कंसेप्शन वाली, कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोध के उपायों के बारे में जानकारी दी जाए। उनको इनफर्टिलिटी यानी कि बांध्यता के बारे में जानकारी दी जाए और स्पेशली इन विलेजेस, ये जानकारी खास तौर पे कहाँ जरूरी थी? ये जानकारी खास तौर पे जरूरी थी बच्चों गांवों में। गांवों में क्या था कि लोगों को जानकारी का अभाव था, लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे और उसी के उसमें ये वाला आपको थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, ये वाला आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। इसमें एमनियोसेंटेसिस होता था पुराने समय में। एमनियोसेंटेसिस किसे कहते हैं? फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन।
फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब कि जब गर्भ में बच्चा पल रहा हो उसी समय पे क्या कर देना, उसी समय पे ये जान लेना कि पेट में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी है। और यदि कन्या हो तो कन्या भ्रूण हत्या। फीमेल फिटिसाइड को रोक लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस नाम का टेस्ट जो था उस पर रोक लगा दी गई, सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया। और इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये आपका जो ये एमनियोसेंटेसिस वर्ड है इसको आप लिखेंगे, क्या है आपका फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता है फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसे होता है, एमनियन फ्लूइड को निकाल करके उससे जांच कर ली जाती है कि लड़की है या लड़का है, और अगर कन्या है तो कन्या भ्रूण हत्या इस टेस्ट के द्वारा हो रही थी। आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय समाज में पुत्र और पुत्री में, लड़के और लड़की में बहुत पहले भेद किया जाता था। अब बहुत मुश्किल के बाद, बहुत जागरूकता आने के बाद, बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद लड़का और लड़की समान दर्जे पर पहुंच सके हैं, जहां पर हर लड़की को वो अधिकार है जो किसी लड़के को है। माँ बाप ने पालन पोषण का भी तरीका चेंज किया है। पालन पोषण का तरीका चेंज करने का मतलब है कि लड़का जिस अच्छे स्कूल में पढ़ेगा लड़की भी उस स्कूल में पढ़ेगी, बच्चों को एजुकेशन बराबर दी जाएगी, शादी बहुत जल्दी नहीं कर दी जाएगी लड़की की, उसको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो ये सारी जो, और लड़कियों को और लड़कों को समान दर्जा मिलेगा, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो किसी भी तरीके का घरेलू काम हो। घर के काम केवल लड़कियों की जिम्मेदारी नहीं होंगे, लड़कों को भी माँ बाप उसमें प्रशिक्षण देंगे कि हाँ जो बेसिक काम है वो लड़की लड़के दोनों को आने चाहिए। और बाहर निकलने के बाद जो भी विमान आजकल लड़कियां भी उड़ा रही हैं, लड़के भी उड़ा रहे हैं, तो अब लड़के लड़की में कोई खास अंतर नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां हमेशा ही एमनियोसेंटेसिस वाला जब से बैन हो गया तब से कन्या भ्रूण हत्या पे रोक लगाई जा सकी है। अब ये 100% रोक लग चुकी है या 100% कन्या भ्रूण हत्या बंद हो चुकी है, इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब बच्चों कि जनसंख्या विस्फोट, जैसा कि स्क्रीन में आप देख रहे हैं हर तरफ इंसान ही इंसान, और ये जो है ये युवा वर्ग है, ये जो है क्या है, युवा वर्ग है। हर तरफ आपको युवा ही युवा दिखाई पड़ रहे हैं। यानी भारत की जो जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो युवा है। युवा होने का मतलब क्या है, युवा होने का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ाने वाली एज, ऐसी उम्र जो रिप्रोड्यूसिबल एज है, जिस समय पे बच्चे होने वाली एज होती है ना। तो वो वृद्धों की संख्या कम है हमारे भारत देश में, युवाओं और बच्चों की संख्या ज्यादा है। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यू टू ऑल राउंड डेवलपमेंट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो इम्प्रूव्ड कंडीशंस ऑफ लिविंग जो है वो कैसे इंक्रीज हो सकती हैं, जब वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन बढ़ती रही। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या क्या कारण थे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का सबसे बड़ा कारण ये था बच्चों की परिवार नियोजन के उपायों के बारे में सही जानकारी ना होना। परिवार नियोजन का मतलब कि ऐसा कैसे इंश्योर किया जाए, जब रिप्रोड्यूसिबल एज है तो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि बच्चे कम होंगे, किसी भी दंपति को बच्चे कम होंगे, ये कैसे इंश्योर किया जाए। तो उसके लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो बहुत समय से, जनसंख्या विस्फोट हमारे देश में हो चुका है, मतलब ये नहीं है कि अब उसका वेट करें हम, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो अब उस पर रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का कारण क्या था? जब हम लोगों की चिकित्सा सेवाएं अच्छी हो गई, जब हम लोगों की चिकित्सा सेवाएं का मतलब हमारे पास देर आर मैनी हॉस्पिटल्स, मैनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, बहुत सारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स थे। तो जब डॉक्टर्स की कमी कम हुई, जब गांव गांव तक चिकित्सा सेवाएं पहुंच गई, तो प्रसव के दौरान होने वाली जो मृत्यु थी, मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई। मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आने का मतलब क्या हुआ? मातृ और शिशु मृत्यु दर इसमें कमी आई। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मतलब मातृ शिशु
मृत्यु दर इसमें कमी आई। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी आने का मतलब था कि जितने बच्चे हो रहे थे वो सारे के सारे बच्चे जीवित थे, और माँ जो बच्चे के प्रसव के दौरान जीवित थी उसके भी चांसेस थे कि वो भी 1-2 साल के बाद फिर से प्रसव करे। तो मतलब कि बच्चे पैदा होने की संभावना भी ज्यादा थी और जो बच्चा हो रहा था वो जीवित भी रह रहा था। तो इस तरीके से क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा। एक कारण ये था। दूसरा कारण ये था कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी कि जो रिप्रोड्यूसिबल एज थी वो वाले युवाओं की संख्या बढ़ गई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का एक ये बहुत बड़ा कारण रहा कि भारत देश में युवाओं की संख्या ज्यादा थी, और युवाओं की संख्या ज्यादा थी, वो रिप्रोड्यूसिबल एज हो रही थी, तो रिप्रोडक्शन नेचुरल है और वो हुआ, और उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या हुआ, स्कैर्सिटी ऑफ एवरी बेसिक नीड, हर दैनिक आवश्यकता की जो जरूरतें थी उसमें भयावह तौर से कमी आई, है ना। पर कैपिटा इनकम घटी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल को समझने के लिए क्या करना था, जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, जब जनसंख्या विस्फोट हो गया बच्चों, तो जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन के उपायों को लागू करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब है कि जनसंख्या का बढ़ने से रोकना, जनसंख्या को बढ़ने से रोकने का मतलब है पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब कि दंपत्ति को एक लिमिटेड बच्चे होंगे, मतलब एक पति पत्नी को 5-6 बच्चे 7 बच्चे नहीं अलाउड होंगे, बच्चों की संख्या होगी कम, ताकि उनको अच्छी एजुकेशन दी जा सके, अच्छा जीवन दिया जा सके, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। 3 चीजें सबसे ज्यादा नेसेसरी हैं बच्चों के लिए। वो क्या हैं, अच्छा भोजन, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी चिकित्सा सेवाएं, अच्छी शिक्षा। ये सब चीज तभी प्रोवाइड की जा सकती थी जब एक माता पिता के 2 या 1 ही बच्चा हो, तब ये चीज अफोर्ड, जैसे हम कहते हैं वी कैन नॉट अफोर्ड, अगर हम बहुत सारे बच्चे करें तो हम अफोर्ड कैसे कर पाएंगे, हम उनको अच्छी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे, हम उन्हें अच्छा भोजन कैसे दे पाएंगे, हम उन्हें अच्छी चिकित्सा सेवाएं कैसे दे पाएंगे। अगर हमारे पास एक ही अनार होगा तो हम बहुत सारे बीमारों को कैसे ठीक करेंगे। तो मतलब जितना हमारे पास सुविधाएं थी उस सुविधाओं के हिसाब से ही बच्चों की संख्या भी हो, जिससे क्या हो कि बच्चों को हम अच्छा पालन पोषण दे सकें, और उसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल जो था वो बहुत ज्यादा जरूरी था। तो देयरफॉर इट हैज बिकम एसेंशियल टू चेक दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो इसलिए ये बिल्कुल आवश्यक हो गया कि हम इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर कैसे रोक लगाई जाए, और इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए बच्चों 1 चाइल्ड नॉर्म, क्या हुआ, 1 चाइल्ड नॉर्म, यानी कि बच्चा एक ही अच्छा, ऐसा नारा दिया गया सरकार की तरफ से। 1 चाइल्ड नॉर्म को लागू किया गया, और जो मैरिजेबल एज थी, मैरिज करने की जो विवाह की उम्र थी वो बढ़ा देना, विवाह की उम्र को बढ़ा देना। तीसरा क्या था, प्रमोटिंग कंट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी गर्भ निरोध के उपायों को प्रमोट करना, गर्भ निरोध के उपायों को प्रमोट करना, जिससे सेक्सुअल रिलेशन के दौरान कंसेप्शन से बचा जा सके, और इन मेथड्स के बारे में सबको जागरूक करना, सबको बताना। ये कुछ तरीके थे जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया जा सकता था, और इन उपायों के बारे में सरकार ने सोचा, जागरूकता फैलानी शुरू करी, और उसके बाद फिर जनसंख्या अभी भी अनलिमिटेड कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है उतना। बर्थ कंट्रोल यानी परिवार नियोजन के उपायों के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताना कि हाँ किस तरीके से हम परिवार नियोजन कर सकते हैं, किस तरीके से जो बच्चों के पैदा होने की दर है उसको कम किया जाए, ताकि पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल की जा सके या जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ अ कंट्री रिजल्ट इन अ नंबर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंसर्न, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व जब किसी भी देश में बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है
तो उससे कुछ सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा वो देश पिछड़ने लगता है। अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा हो तो आर्थिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी हम पिछड़ने लगेंगे, क्योंकि हम बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो पर कैपिटा इनकम गेट्स डिक्रीज्ड, हर प्रति व्यक्ति आय जो है वो घटने लगी, क्योंकि जॉब्स जो थी वो लिमिटेड थी। भारत, आप सभी को पता है कि हमारा भारत एक विकासशील देश है बच्चों, तो सब कुछ बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, बल्कि डेवलप हो रहा है। तो डेवलपमेंट होते होते इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालना, जैसे आप सभी ने देखा पिछले 2 सालों में महामारी आई और कोरोना महामारी के दौरान कितना ज्यादा चीजों की कमी हुई। क्यों हुई? क्योंकि हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर भी बहुत प्रयास किए गए, बहुत सही तरीके से हम लोग लड़के निपट गए और आप लोग की क्लासेस चल पा रही हैं, आप सभी स्कूल जा पा रहे हैं, हम नॉर्मल जीवन की तरफ बढ़ने में कामयाब हुए। लेकिन फिर भी आप सभी ने महसूस किया होगा कि किस तरह से हम लोगों के देश में प्रॉब्लम आई। तो वो जो प्रॉब्लम हम लोगों के देश में आई बच्चों, हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन इज अफेक्टेड। यही पॉइंट आता है कि जो जनसंख्या बढ़ गई, उस जनसंख्या का जो हेल्थ था उस पर प्रभाव पड़ा। जैसे कुपोषण की मात्रा बढ़ गई, जब खाने पीने की कमी हुई, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, खाने का इंतजाम ही नहीं हो पा रहा, तो क्या हुआ, कुपोषण बढ़ने लगा। चिकित्सा सेवाओं पर असर पड़ा, और इस तरह से स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा होने के बावजूद भी हमारे पास जितना है उससे भी डबल की जरूरत है, उतना पूरा नहीं हो पा रहा। तो ये क्या रीजन थे? ये कुछ रीजन थे जिसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी था। पहली चीज। दूसरी चीज, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका ओवर यूटिलाइजेशन शुरू हो गया। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी प्राकृतिक संसाधन का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने लग जाना। ओवर यूटिलाइजेशन को आप दोहन कह सकते हैं। ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होने लगे, तो उसे हम कहेंगे कि ओवर यूटिलाइजेशन होने लगा। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय थे, सरकारों द्वारा साधारण जनमानस को सामने लाया गया। उपाय क्या थे बच्चों? थिंक कॉन्ट्रासेप्शन। सबसे पहला उपाय ये था कि गर्भ निरोध के बारे में सोचना। गर्भ निरोध के बारे में सोचने के लिए बहुत सारे उपाय थे। पहला उपाय ये था कि हम बैरियर मेथड के द्वारा गर्भ निरोध को अपनाएं, जैसे कॉन्डोम्स का महिलाओं और पुरुषों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने को बढ़ावा देना, और उनको ये समझाना कि इससे कोई भी नुकसान नहीं है और इससे आपकी प्राइवेसी भी बनी रहेगी, इसको आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से थिंक कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब गर्भ निरोध के उपायों के बारे में सोचना और परिवार को सीमित रखना। उसके लिए कुछ बैरियर मेथड्स का यूज किया गया, कुछ महिलाओं के द्वारा इस्तेमाल की जानी पिल्स का उपयोग किया गया। ये थे कॉन्डोम्स, जो आपके महिलाओं और पुरुषों दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ गोलियों के बारे में बात हुई, पिल्स जो महिलाओं के द्वारा ली जाती हैं और जो 2 तरीके की होती हैं। तो क्या हुआ, एजुकेट करना लोगों की, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में उनको जागरूक करना और उनके एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बताना कि किस तरीके से हम ये सावधानियां अपना करके कॉन्ट्रासेप्शन पे ध्यान दे सकते हैं और जनसंख्या को बढ़ने से रोक सकते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, लोगों को छोटे परिवार के फायदों के बारे में बताना, उनको जागरूक करना भी एक बहुत बड़ा तरीका रहा। एजुकेटिंग मैरिड कपल्स टू हैव गैप्स बिटवीन 2 चिल्ड्रन, शादीशुदा जोड़ों को ये समझा पाना, ये इस बारे में जागरूक कर पाना कि 2 बच्चों के बीच में अंतर होना जरूरी है। मतलब एक बच्चा, आप सभी को पता है कि 9 माह की गर्भावस्था होती है, तो अगर प्राकृतिक तौर पे देखा जाए तो हर एक महिला हर साल एक बच्चा पैदा कर सकती है।
रिप्रोड्यूसिबल एज कितनी ज्यादा होती है, तो ये आप समझ सकते हैं कि अगर रोक ना लगाई जाए तो किसी भी महिला के पुराने जमाने में, मतलब दादी के और उसके बहुत पुराने जमाने में क्या होता था, एक एक शादीशुदा जोड़े को 8-8 बच्चे, 8-8 भाई हो रहे हैं, 5-5 बहनें हो रही हैं, तो कैसे होता था। तब गर्भ निरोध के उपायों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, इसलिए इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि होती थी। तो उसके बारे में जागरूक करना कि हम एक बच्चे और जब दूसरा बच्चा हो तो उसके बीच में गैप रख सकते हैं, उसके लिए एजुकेट करना दंपतियों को, ये भी एक पॉपुलेशन कंट्रोल का तरीका था। इसमें क्या हुआ, एडवाइजिंग पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में डायरेक्ट सलाह देना, एक टाइप से रोकना कि नहीं अब 2 हो गए, अब बहुत हैं, आगे मत करना। उसके लिए डॉक्टर्स को ये ड्यूटी दी गई कि डायरेक्ट तरीके से परिवार नियोजन की सलाह दें और उसके बारे में उनको जागरूक भी करें कि बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप अपने परिवार को बढ़ने से रोक सकते हैं, इसके क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में बताना। तो कुछ जो गवर्नमेंट्स ने क्या किया, वो सामने आई और इस तरीके से स्मॉल फैमिली के कॉन्सेप्ट को एनकरेज करने के लिए उन्होंने अलग अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लॉन्च किए। वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप सभी को पता है कि स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, पहला तो होता है बच्चों नेचुरल मीन्स ऑफ कंसेप्शन। नेचुरल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन का मतलब है कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक के उपाय, और आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन का मतलब है कि प्राकृतिक रूप से गर्भ निरोध के उपाय, और आर्टिफिशियल का मतलब है कि आप मैन्युअली अपनी इच्छा के अनुसार आर्टिफिशियल मीन्स का यूज करके, आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन का यूज करके, गर्भ निरोध के फिजिकल उपायों को यूज करके बच्चे जो होने की दर थी उसको कम कर सकते थे। तो नेचुरल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन में क्या आया, नेचुरल मेथड्स में ये था कि पॉइंट एक ही है कि ओवम और स्पर्म को अगर एक साथ ना आने दिया जाए तो क्या होगा, कंसेप्शन नहीं होगा। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते थे। नेचुरल मेथड्स में पुराने जमाने में ये नेचुरल मेथड्स जो थे, ये प्राकृतिक उपाय जो थे बच्चों, ये पुराने जमाने में चलते थे। प्राकृतिक उपाय ये चलते थे पुराने जमाने में। पुराने जमाने में कब, जब किसी भी तरीके के गर्भ निरोध का साधन उपलब्ध नहीं था, तब ये प्राकृतिक उपाय चलते थे। कि क्या होता था, कोशिश करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना, है ना, जब भी पीरियड के एब्स्टिनेंस 10th और 17th डे के बीच में किसी भी तरीके का संबंध ना बनाना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में आपको पता है कि 14th डे ओव्यूलेशन का टाइम होता है, तो ये उस समय की महिलाओं को भी पता था पुराने जमाने में कि 14th डे के आसपास जो है किसी भी तरीके का रिलेशन ना बनाना, जिससे क्या हो कि स्पर्म और ओवम के फर्टिलाइजेशन की संभावना ही ना रहे। तो ये कुछ प्राकृतिक उपाय थे। लेकिन आप सभी को पता है लैक्टेशनल एमिनोरिया, यानी कि ऐसा माना जाता था कि अगर माँ दूध पिला रही है, किसी दूध पिलाते हुए बच्चा जब है, तब उस समय पे माँ प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ये तो मिथ था, है ना। तो ये जो बच्चों नेचुरल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन थे, ये जो नेचुरल मेथड्स थे, ये सभी मेथड्स 100% प्रभावी नहीं थे, यानी कि पूर्ण रूप से ये प्रभावी नहीं थे। अब पूर्ण रूप से प्रभावी ना होने का मतलब क्या था कि अगर ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं थे तो क्या था, जब ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं थे तो इसके लिए कुछ न कुछ आर्टिफिशियल मेथड की जरूरत थी, क्योंकि ये नेचुरल मेथड जो ये प्राकृतिक उपाय थे ये कभी कभी अप्रभावी हो जाते थे। जैसे यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस के द्वारा कंफर्म नहीं हो पाता था कि ओव्यूलेशन का डे कौन सा था, वो कैलकुलेट करना मुश्किल होता था महिलाओं के लिए, उसमें मुश्किल। अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी कि इसके लिए बहुत ज्यादा संयम की जरूरत होती थी, ऐसा ना होने पाए इसके लिए बहुत ज्यादा संयम की जरूरत होती थी। लैक्टेशनल एमिनोरिया, उसमें क्या होता था कि एग्जैक्ट कंफर्म नहीं होता था कि प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, तो डर में रहते थे। तो इस नेचुरल मेथड्स को ओवरकम करने के लिए, उस डर को ओवरकम करने के लिए हमें आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में सोचना पड़ा। आर्टिफिशियल मेथड्स का मतलब था स्पर्म और ओवम का एक साथ ना आने देना,
इसके कुछ तरीके थे। आर्टिफिशियल मेथड्स में सबसे पहला जो तरीका था वो था फिजिकली प्रिवेंटिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी ओवम और स्पर्म को फिजिकली पास ना आने देना। ओवम एंड स्पर्म, इन दोनों को एक साथ ना आने देना, कुछ ऐसा बीच में यूज कर देना जो बैरियर मेथड की तरह काम करता था। और वो क्या था बच्चों? बैरियर मेथड का यूज करना। बैरियर मेथड में सबसे ज्यादा क्या यूज होते हैं? सबसे ज्यादा बैरियर मेथड में यूज होते हैं कॉन्डोम्स। कॉन्डोम्स लोगों को ये समझाना, फ्री ऑफ कॉस्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करवाना और लोगों को ये जागरूक करना कि इनका इस्तेमाल नुकसानदायी नहीं है, प्राइवेसी से आप इसका यूज कर सकते हैं और इससे, इस आर्टिफिशियल मेथड से आप कंसेप्शन से बच सकते हैं, यानी गर्भ धारण की संभावना समाप्त हो जाती है। डायाफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं जो महिला के द्वारा यूज किए जाते हैं उसके सर्विक्स में, और वॉल्ट्स। ये सभी बैरियर मेथड्स जो थे बच्चों, ये बहुत ज्यादा प्रभावी थे और इनका यूज करके कॉन्सेप्शन से बचा जा सकता था। तो ये अच्छे मेथड्स थे जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किए जा सकते थे। उसके बाद अस्तित्व में आई आईयूडीज, इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। ये जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस थी बच्चों, ये हार्मोन्स रिलीज करती थी। हार्मोन्स रिलीज करती थी क्यों? जिससे स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस हो सके, यानी स्पर्म्स को एज इट इज सर्विक्स के अंदर फेलोपियन ट्यूब में पहुंचने से पहले ही वो फिनिश हो जाए। उनके लिए क्या था? दे रिलीज कॉपर आयंस टू डिक्रीज स्पर्म मोटिलिटी। इस तरीके की आईयूडीज जो थी, जो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस थी, ये क्या करती थी? स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देती थी। अब इसके लिए बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर, एक नाम आपने साधारण तौर पे सुना होगा, कॉपर टी। कॉपर टी एक ऐसा नाम था जो बहुत ज्यादा चलन में था, बहुत लोकप्रिय और प्रभावी साधन के रूप में सामने आया। इसमें क्या होता था? एक टी शेप का, इस तरीके का कुछ इस तरीके का टी शेप का डिवाइस था जो महिला के सर्विक्स में डॉक्टर की मदद से सेट कर दिया जाता था। और ये क्या करता था? ये तांबा रिलीज करता था। तो तांबा रिलीज करने से क्या होता था कि स्पर्म की मोटिलिटी डाउन हो जाती थी और स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता था, है ना। तो जैसे कॉपर टी है, इसी तरह से आपका 375 है, मल्टी लोड 375 है। मैंने आपको नाम सारे बच्चों को नोट करवा दिए हैं कि इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके लिए। एक तो हार्मोनल, नॉन हार्मोनल डिवाइसेस होती हैं, एक हार्मोन्स रिलीज करने वाली डिवाइसेस होती हैं और एक होती हैं कॉपर रिलीज करने वाली डिवाइसेस। तो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस के बारे में आप सभी को बता दिया मैंने। फिर क्या था? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब था बच्चों, ये ओरली ली जाती थी, यानी महिलाओं के द्वारा इनको गोलियों के रूप में लिया जाता था। ये जो थी, ये क्या थी? कंटेन हार्मोन्स। ये दो तरीके की होती हैं। एक तो होती हैं जो हार्मोन्स रिलीज करती हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रिलीज करती हैं। अब ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थी, ये कैसी थी? ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो थी, ये महिला को प्रतिदिन लेनी होती थी 21 दिन तक। मेंसेस के डे 1 से स्टार्ट करके 21 डेज तक रेगुलर लेनी होती थी। और उसके बाद क्या होता था? 21 डेज तक रेगुलर लेने के बाद 7 डेज का गैप देके देन अगेन वो गोली स्टार्ट करनी होती थी। लेकिन इन गोलियों को प्रतिदिन लिया जाना अनिवार्य था, है ना। तो अभी कुछ रिसर्च में एक नई गोली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के रूप में सामने आई, जो थी सहेली नाम की गोली। तो ये सहेली नाम की गोली जो थी, ये नॉन स्टेरॉइडल कॉम्बिनेशन था और ये सप्ताह में केवल एक बार ली जाने वाली गोली थी। तो सहेली नाम की गोली ज्यादा प्रभावी थी और ये महिलाओं में नुकसान भी नहीं करती थी, हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं करती थी। उसके अलावा फिर सर्जिकल मेथड्स आए। सर्जिकल मेथड्स का मतलब है कि डॉक्टर की देख रेख में कुछ
ऐसा काम करना जिससे स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन ना होने पाए। तो सर्जिकल मेथड्स में बच्चों आता है वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। दो चीजें सामने आती हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी क्या है? रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस। आप सभी को पता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप सभी ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक एक पार्ट पढ़ा था। तो मेल रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन का पार्ट पढ़ते समय आपने देखा था कि टेस्टिस जो होता है उसके अंदर स्पर्मेटोजेनस ट्यूब्यूल्स होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जिसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और वो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो आगे चल के वास्ट डिफरेंस के रूप में बदल जाती है, एक नलिका के रूप में बदल जाती हैं जो वास्ट डिफरेंस कहलाती है। तो वास्ट डिफरेंस वाली नलिका में कट लगा करके सर्जिकल मेथड के द्वारा वास्ट डिफरेंस में कहीं ना कहीं ऐसा बैरियर कर देना, चाहे रिमूव करवा देना, चाहे उस पे बंध लगा देना, है ना। तो ये तरीका था आपका वेसेक्टोमी का। और ट्यूबेक्टोमी का मतलब था कि फेलोपियन ट्यूब जो थी फीमेल्स की, उनमें या तो रिमूव कर देना किसी पार्ट को या बंध लगवा देना, जिसको हम पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। वेसेक्टोमी का मतलब क्या हो गया? पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी। और ट्यूबेक्टोमी का मतलब हो गया कि महिलाओं के अंदर नसबंदी। तो बच्चों आज आपने आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में जाना। अगर किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगले सेशन में हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और एमटीपीज के बारे में जानेंगे कि मेडिकली किस तरह से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।